Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. My name is Divyanshi Singh and I'm selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have cleared UPSC Civil Services Examination 2020 with All India rank 726. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे GS2 का जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें सब यूनिट है बायलेटरल रिलेशंस. सो बायलेटरल रिलेशंस में हम बात करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन रिलेशंस के बारे में. सो दिस लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ आवर मेंस क्लासरूम प्रोग्राम. इसके अलावा आप बाकी कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं synopsisias.in वेबसाइट विज़िट करके. यहाँ पे आपको स्पेशल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन कोर्सेज एंड क्लासरूम कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी. ऑप्शनल कोर्सेज आर ऑल्सो देयर एंड सेवरल क्वालिटी एनरिचमेंट कोर्सेज आर देयर जो कि आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं. अब बात करते हैं इंडिया EU रिलेशंस की. तो सबसे पहले हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा वो ऐसे रहेगा कि वी वुड बी स्टार्टिंग विद कि बैकग्राउंड क्या है रिलेशंस का, कब स्टैब्लिश हुआ, राइट. उसके बाद में व्हाट आर द एरियाज, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जहाँ पे हम कोऑपरेट कर रहे हैं. देन व्हाट आर द इश्यूज़, रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ हैं और फिर हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड होगा, राइट. तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, सो बैकग्राउंड व्हेन यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन. सो 1960s में इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश diplomatic relations with European Union. When in 1960s, okay. Then India और EU की पहली जो है summit हुई थी which was held in the year 2000 and finally in the year 2004 इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो पार्टनरशिप का स्टेटस है, इंडिया को यूरोपियन यूनियन द्वारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर का स्टेटस मिला. अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर का क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर का ये मतलब है कि ऑन वेरियस एरियाज ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, there will be convergence, right, and both the countries, both the participants would be participating, cooperating. जैसे areas है, countering terrorism, security है, right. We talk about multipolarity, multipolar world order होना चाहिए, reformed multilateralism होना चाहिए, right. There should be free and open sea lines of communication. So ये सारी चीज़ें हैं. In these areas both the countries would be cooperating, right. So both the countries are strategic partner. There would be exchange of ideas, there would be technology transfer and all that. Also there would be cooperation in the field of defense. So यहाँ पर ये मतलब है. बट अगर हम बात करें कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, सो यू टॉक अबाउट द स्कोप, राइट. यू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, यू टॉक अबाउट द स्कोप कि हाँ सम पॉजिटिव एंड देन ऑल्सो शो अ हिंट कि हाँ रिलेशंस में देर आर स्टिल सम पॉइंट्स जो कि अभी नेगोशिएट नहीं हुए हैं, राइट. देयर आर स्टिल सम एरियाज़ जहाँ पे अभी उतने एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा है, या फिर देयर आर एरियाज़ जहाँ पे इश्यूज़ हैं, तो उनके बारे में भी एक पासिंग रेफरेंस आप अपने इंट्रो में दे सकते हैं. बट देयर इज़ स्टिल नो म्यूचुअली अग्रीड सेट ऑफ क्लियर प्रायोरिटीज़, राइट. देयर आर सेवरल इश्यूज़ जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे, तो वो आप यहाँ पे उनके बारे में एक हिंट दे सकते हैं. सो अगर हम बात करें कि व्हाट आर द वेरियस फेसेट्स ऑफ इंडिया EU बायलेटरल रिलेशंस, तो कई सारे एरियाज़ हैं, पॉइंट्स हैं, एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन हैं. सो उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट. सो अगर हम सबसे पहले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन सर्विसेज, राइट. लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन सर्विसेज एंड ऑल्सो इंडिया जो है लार्जेस्ट इंडिया के, अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखें, तो यूरोपियन यूनियन में जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स जाता है, सो दैट इज़ द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, राइट. सो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लार्जेस्ट डेस्टिनेशन आपको यूरोपियन यूनियन ही मिलेगा, राइट. सो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए. उसके बाद अगर आप ट्रेड इन गुड्स की बात करें, ट्रेड इन गुड्स की बात करें, सो इट इज़ अराउंड 80 बिलियन यूरोस का ट्रेड इन गुड्स है इन द ईयर 2019.
आप मान लीजिए 80 बिलियन यूरोस का ट्रेड इन गुड्स है इन द ईयर 2019, सो विच इज़ अराउंड 11.1% ऑफ इंडियाज ट्रेड। सो यहाँ पे ये फैक्ट्स से आप ये देख सकते हैं कि क्या कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है यहाँ पर ट्रेड का यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के बीच में। सो ये फैक्ट्स आपको एडिशनल मार्क्स लेने में मदद करते हैं। सो ये आप ब्राउनी पॉइंट्स हैं जो कि अपने आंसर्स में स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर, राइट। एंड ट्रेड इन सर्विसेज भी अगर आप देखो तो ट्रेड इन सर्विसेज हैज़ ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड इन द लास्ट डिकेड। सो सर्विसेज में भी ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है एंड ट्रेड इन गुड्स इज़ ऑलमोस्ट 80 बिलियन यूरोज इन 2019। सो उसके अलावा अगर आप ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इन इंडिया आफ्टर सिंगापुर। सो सिंगापुर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है यूरोपियन यूनियन इन इंडिया। ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन देर आर सेवरल अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जैसे कि एनर्जी में कोऑपरेशन है, एनर्जी सेक्टर में, राइट। एनर्जी सेक्टर में वी टॉक अबाउट ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट। वी टॉक अबाउट कार्बन एमिशंस जो है वो हमें कम करने हैं। सो क्लाइमेट के लिए पार्टनरशिप। सो यहाँ पे हमें यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है। उसके अलावा एनर्जी कोऑपरेशन में एक प्रोग्राम है मोबिलाइज योर सिटी। सो मोबिलाइज योर सिटी करके एक पायलट प्रोग्राम है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। तो वहाँ पर भी यूरोपियन यूनियन इज़ कोऑपरेटिंग विद इंडिया, राइट। उसके अलावा और भी कई सारे शेयर्ड गोल्स हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, जैसे कि डेमोक्रेसी को डेवलप करना है। सो डेमोक्रेसी डेवलपमेंट हो गया। उसके अलावा ईरान में न्यूक्लियर क्राइसिस है, यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए। सो यहाँ पे इस एरिया में भी क्या कोऑपरेशन है ना, ईरान का क्या सिग्निफिकेंस है, ट्रेड है। सो दोनों यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में यहाँ पे इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, राइट। उसके अलावा अफगानिस्तान इशू है, चाइना इशू है। सो चाइना इज़ इंक्रीजिंग। सो वी डू नॉट वांट अ बाईपोलर वर्ल्ड, राइट। सो असर्टिंग मल्टीपोलर ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए इंडिया ईयू रिलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इन्वायरमेंट एंड वाटर, जस्ट क्लियर इट। सो यहाँ पे क्लीन गंगा इनिशिएटिव जो इंडिया का है, राइट, नमामि गंगे प्रोग्राम है, क्लीन गंगा इनिशिएटिव है। सो यहाँ पे भी बोथ द कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग, ईयू एंड इंडिया, राइट। देन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, यूरोपियन यूनियन इंडिया कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। सो यहाँ पर भी वी नो कि लॉट ऑफ माइग्रेंट्स जो हैं फ्रॉम इंडिया दे मूव टू यूरोपियन कंट्रीज, दे मूव टू अमेरिका, यूरोप, राइट। सो मेजर चंक जो है वो इन कंट्रीज़ में जाता है। सो यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि वीज़ा फ्रेंडली रिजिम होना चाहिए यहाँ पे, राइट। वर्किंग वीज़ा हो गया, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स जाते हैं यहाँ पे, सो उनको सही सुविधा मिल पाए, राइट, वीज़ा वगैरह ईजिली मिल जाए। तो उस चीज़ में भी दोनों कंट्रीज हैव टू कोऑपरेट, राइट। देन देर आर सेवरल अदर फेसेट्स ऑफ कोऑपरेशन ऑल्सो। आप यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं, राइट। डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात कर लो। सो डिफेंस में अगर आप बात कर रहे हो तो किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई नेवल एक्सरसाइज है या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज है तो उसके बारे में बात कर लो। जैसे कि आपको हम कई सारी एक्सरसाइजेस करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि अजय हो गया या कोनकन हो गया। सो इनके बारे में बात कर लो। देन डिफेंस कोऑपरेशन में आप न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में बात कर लो, राइट, कि बोथ द कंट्रीज और कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया बोथ propagate the ideas of nuclear non-proliferation, both talk about maritime security and counter terrorism. So यहाँ पे आप डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर सकते हो, राइट। देन ऑल्सो द एरियाज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे
कौन से क्या एरियाज़ हैं जो कि कोऑपरेशन के हैं। इंडिया पार्टिसिपेट करता है इन द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, फ्यूजन रिएक्टर है, सो इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन दैट, राइट। इंडिया इसमें क्रायोजेनिक और वो बना रहा है रिएक्टर। सो यहाँ पे आप R&D की बात कर सकते हो, राइट। उसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन में, 5G टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देयर इज़ कोऑपरेशन। 5G हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड ऑल, सो दीज आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। सो यहाँ पे आप इनकी बात कर सकते हो। उसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो पीपल टू पीपल रिलेशंस में भी बोथ द पार्टिसिपेंट्स, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया, सो काफ़ी ज़्यादा इंडियन माइग्रेंट्स रहते हैं यूरोपियन नेशंस में, तो कल्चरल एक्सचेंजेस आर ऑल्सो देयर। उसके अलावा मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर, सो इस तरीके से भी जो है देयर इज़ पीपल टू पीपल एंगेजमेंट। देन सेवरल कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक योगा है, आयुर्वेदा है, सो दैट इज़ बीइंग प्रमोटेड इन द यूरोपियन नेशंस। तो यहाँ पे आप पीपल टू पीपल एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप विद एनी कंट्री, आप डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर सकते हो, आप टूरिज़्म की बात कर सकते हो, राइट। आप उसके अलावा सॉफ्ट पावर की बात कर सकते हो, कल्चरल एंगेजमेंट, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट की बात करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, क्लीन एनर्जी में कितना कोऑपरेशन है उसकी बात करो, राइट। देन शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, तो उनकी बात करो कि डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, राइट, एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर प्रमोट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि देयर आर सेवरल कंसर्न्स इन इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस। सो क्या कंसर्न्स हैं अगर हम बात करें कि पुअर आउटकम्स ऑफ स्ट्रेटेजिक समिट्स, जो समिट्स होती हैं उनमें कोई आउटकम नहीं निकलता। कैसे आउटकम नहीं निकलता? हाई लेवल बायलेटरल विजिट होनी है तो उनमें पॉजिटिविटी आ गई, नहीं हो रही है, राइट। क्यों नहीं हो रही है? पॉलिटिकल विल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा, इंगेजमेंट नहीं हो पाएगा, बात नहीं हो पाएगी, डिस्कशन नहीं हो पाएगा। सो अगेन पॉसिटी ऑफ हाई लेवल बायलेटरल समिट्स की वजह से ये देखने को मिलता है कि यहाँ रिलेशंस जो है, कोऑपरेशन जो है कई सारी फील्ड्स में वो स्टॉल्ड है, राइट। उसी तरीके से अगर हम देखें ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA, सो इसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सिंस 2007। कई सारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, इश्यूज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, राइट। जैसे टेरिफ है, सो इंडिया चाहता है कि आप अपने नॉन टेरिफ बैरियर्स को रिमूव करें, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड को रिमूव करें, फाइटोसैनिटरी मेजर्स को रिमूव करें। एंड यूरोपियन यूनियन में क्या चाहते हैं कि इंडिया जो है कस्टम ड्यूटीज़ ऑन ऑटोमोबाइल्स कम करे, राइट। वाइन्स वगैरह जो आते हैं, स्पिरिटेड जो भी इस तरीके की ड्रिंक्स आते हैं उन पे जो है कस्टम ड्यूटीज़ कम करे इंडिया। उसके अलावा देर आर सेवरल इश्यूज़, तो इस वजह से BTIA पे कोई अभी तक डेवलपमेंट खास हो नहीं पाई है। देन उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का कंसर्न रहता है इंडिया की इंडिया ह्यूमन राइट वायलेशन करता है। सो ह्यूमन राइट वायलेशन जैसे कि मुद्दे हैं इस तरीके के, CAA है, सो CAA पे यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि आपने ह्यूमन राइट्स वायलेट किए हैं, या जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव करना, सो वहाँ पर भी इट इज़ टर्म्ड एज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बट इंडिया का यहाँ पे स्टैंड क्या है कि इंडिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन या जो भी है ये हमारा डोमेस्टिक मुद्दा है, तो इसमें आप क्यों बोल रहे हो? तो यहाँ पे दोनों के बीच में टसल आ जाता है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन यहाँ पे ये इंसिस्ट कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स का प्रोविज़न भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में होना चाहिए। सो ये इंडिया नहीं मानेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया इसको डोमेस्टिक इशू मानता है और ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट क्यों हो ऑब्वियसली। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टसल है, कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। देन अगर हम बात करें कि इंडिया के बायलेटरल रिलेशंस विद अदर मेंबर कंट्रीज, तो अगर आप बात करो कि यूरोपियन यूनियन, सो यूरोपियन यूनियन कई सारे स्ट्रेटेजिक मुद्दों में जो है वो यहाँ पर कन्वर्जेंस नहीं हो पाया इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ। जैसे कि ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आप डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो और वो टेक्नोलॉजी आप मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी कहते हो, राइट। सो ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र टू इंडिया, तो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन अपना रेजिस्टेंस दिखाता है, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा? अब आप रेजिस्टेंस दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली इंडिया अपने दूसरे पार्टनर्स ढूंढेगा। सो इंडिया बाकी पार्टनर्स ढूंढता है, तो USA इज़ वन पार्टनर। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कंट्रीज़ लाइक फ्रांस
इज़ अनदर पार्टनर। सो यहाँ पे इंडिया यूरोपियन यूनियन को अपना रिलायबल पार्टनर के तौर पे नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि आप रेजिस्टेंस दिखा रहे हो हमें बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में आप क्यों रेजिस्टेंस दिखा रहे हो? अब दिखाओगे तो ऑब्वियसली देयर वुड बी पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हम आपको उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी पे है। उसके अलावा इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप टू यूएनएससी, तो इसको भी कुछ खास सपोर्ट नहीं करते सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़, राइट। सो बट डिस्पाइट दैट यूके, फ्रांस जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं ऑलरेडी यूएनएससी के, दे सपोर्ट इंडियाज़ मेंबरशिप, दे सपोर्ट कि इंडिया का जो भी केस है, बट नॉट ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स डू दैट, राइट। सो यहाँ पर भी जो है इंडिया कैन नॉट ट्रस्ट देम, इंडिया जो है इनको रिलायबल पार्टनर के तौर पे देख नहीं सकता, राइट। सो एक ये भी इशू है दोनों के बीच में। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर ऑनगोइंग यूरोजोन क्राइसिस चल रही है, सो इट हैज़ अंडरमाइंड इंडियाज़ कॉन्फिडेंस इन ईयू। सो यहाँ पे अगर आप यूरोजोन क्राइसिस के बारे में जानते हैं, सो यूरोजोन क्राइसिस बेसिकली हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन में वी हैव दिस कॉमन मार्केट, यहाँ पे कॉमन मार्केट है, कॉमन करेंसी है, राइट, कॉमन करेंसी है, लेंडिंग वगैरह सारी चीज़ें कॉमन है, इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि दोनों जो यहाँ पे सारे के सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ कॉमन करेंसी है, कॉमन पॉलिसीज़ हैं, बट अगर आप बात करो कि दे हैव कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी तो सबकी कॉमन है, सबकी ट्रेड पॉलिसी कॉमन है, बट फिस्कल पॉलिसी सबकी कॉमन नहीं है, तो क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, सारे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, उसके कंपैरिजन में कितना वो टैक्सेस के फॉर्म में अर्न कर रहे हैं, उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए भाई। बट कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे ग्रीस है, स्पेन है, यहाँ पर ये मॉनेटरी पॉलिसी तो सारे कंट्रीज़ की सेम है बट फिस्कल पॉलिसी सेम नहीं है। तो यहाँ पर ये बोरो कर रहे थे एंड मनी वॉज ईजिली अवेलेबल टू देम। सो ये बोरो कर रहे थे ज़्यादा और स्पेंड कर रहे थे ज़्यादा, बट इनका जो इतना टैक्सेस वगैरह थे, कलेक्शन थी, अर्निंग थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इस तरीके से चल रहा था एंड क्योंकि कॉमन सिस्टम था, कॉमन मार्केट है, कॉमन बैंक से इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो क्रेडिट भी आसानी से अवेलेबल हो जा रहा था। बट विद टाइम जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, एवरीबडी वाज इम्पैक्टेड, तो ये जो क्राइसिस यहाँ पे ग्रो कर रही थी, इट बेसिकली बिकेम अपेरेंट, राइट। एंड देयर वर सेवरल कंट्रीज जैसे ग्रीस है, स्पेन है, तो यहाँ की जो इकॉनमी थी वो पूरी तरह से हिल चुकी थी, राइट। एंड दे आर यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, इनकी करेंसी जो है यहाँ पर जो इनके यहाँ पे है तो कॉमन करेंसी है, तो ये सारे जो है इश्यूज़ हैं यूरोजोन में। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इंडिया टोटली रिलाई नहीं कर सकता यूरोपियन यूनियन पे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के ट्रेड इम्बैलेंस भी रहते हैं, राइट। इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 1.9% ऑफ ईयू में जो टोटल ट्रेड होता है इन 2019, राइट। सो यहाँ पे आप ये डेटा लिख सकते हैं कि इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 1.9% ऑफ ईयू टोटल ट्रेड इन गुड्स 2019 में। और अगर आप इसको चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना का 13.8% है। सो ये काफ़ी कम है, तो एक तरीके से ट्रेड इम्बैलेंस है, राइट। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप बात करो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ में, दोनों पार्टनर्स में जो नेगोशिएशंस है वो 2007 से चल रहे हैं, बट अभी तक कोई कंक्रीट जो है सोल्यूशन नहीं आ पाया। सो क्यों नहीं आ पाया कंक्रीट सोल्यूशन? बिकॉज यूरोपियन यूनियन के क्या कंसर्न है यहाँ पे कि इंडिया जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इतना ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाता है, इंडिया अपनी कस्टम ड्यूटी को कम करे, राइट, ये चीज़ है। उसके अलावा इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजिम जो है इंडिया में विद द कंपलसरी लाइसेंसिंग, कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में बात आती है तो इंडिया जो है वो कंपलसरी लाइसेंस इशू कर सकता है कंपनीज़ को, एंड देन वो जेनेरिक फॉर्म में वो ड्रग्स बनाई जा सकती हैं, वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जा सकते हैं। तो इस चीज़ से भी जो यूरोपियन कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, तो वो खुश नहीं है कि ऐसा होगा तो ऑब्वियसली हम फ़ायदा नहीं कमा पाएंगे, यही टाइम में तो दीज कंपनीज दे अर्न, राइट। सो ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा
मल्टी ब्रांड रिटेल है तो वहाँ पे डोमेस्टिक सोर्स ऑब्लिगेशन की अगर आप कोई मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट है इंडिया में काम कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको डोमेस्टिक यानी कि इंडिया की मार्केट से इंडियन प्रोडक्ट्स का कुछ जो भी वो टोटल मैन्युफैक्चर करते हैं उसका कुछ कंपोनेंट उनको इंडिया से सोर्स करना पड़ेगा, राइट। जो भी मल्टी ब्रांड रिटेल्स इंडिया में खुलते हैं, राइट, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, तो उनको कुछ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल प्रोडक्शन वो इंडिया से सोर्स करना पड़ेगा। सो डोमेस्टिक सोर्स का ऑब्लिगेशन भी जो है दैट इज़ अ बैरियर इन द रिलेशन। उसके बाद सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पे जो लेजिस्लेशन है दैट इज़ अ बैरियर। देन डेटा सिक्योरिटी, सो बेस्ड ऑन करंट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन टू डेटा इन इंडिया, EU जो है वो डेटा सिक्योर नेशन का स्टेटस इंडिया को नहीं देना चाहता है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टसल है, राइट। उसके अलावा ये EU चाहता है कि डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स जो हैं, इंडिया ने कहा है कि जो भी क्रिटिकल डेटा है वो इंडिया में ही लोकेट होगा, सो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाए, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे एडिशनल पैसा खर्च करना पड़ेगा टू बाय द कंपनीज फॉर डेटा लोकलाइजेशन, या इंडिया में उनको सेटअप करनी पड़ेगी कंपनी सर्वर्स एंड ऑल, तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा। सो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। उसके अलावा अगर आप बात करो कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, सो वोडाफोन केस में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, सो इट हर्ट्स द इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट, राइट। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो क्या करती है, इट डज़ नॉट अलाउ कि आप ट्रेड जो है जो भी अगर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, तो इंडिया की जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है इट डज़ नॉट अलाउ कि आप इन्वेस्टर कंट्री में डिस्प्यूट रिजॉल्व करें। पहले आपको इंडिया में जो भी लोकल ऑप्शंस हैं, कोर्ट्स हैं, वो आपको एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन मूव टू सम एक्सटर्नल सोल्यूशन। सो ये भी चीज़ जो है दे डोंट एक पॉइंट ऑफ टसल है। देन ऑल्सो टैक्सेशन को जो है रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम मॉडल BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो ये यूरोपियन यूनियन के कंसर्न है। फिर इंडिया के भी कुछ कंसर्न्स हैं। इंडिया के क्या कंसर्न है कि आप पहले तो यूरोपियन यूनियन में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो हाईली सब्सिडाइज है। अब वहाँ पे हाईली सब्सिडाइज है तो इंडिया से अगर आप कोई चीज़ वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी कंपटीशन झेलना पड़ेगा, एंड उसकी वजह से इट विल हर्ट इंडियन फार्मर्स, इंडियन एग्रो एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन। सो एक ये चीज़ है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लाइक बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ मैंगोज, तो यहाँ पे फाइटो सैनिटरी मेजर्स इनके बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो इट ऑल्सो डिस्करेजेस यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट जो है वो वहाँ पे हो पाए। उसके अलावा वहाँ पे वर्क वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको जॉब के लिए वहाँ पे जाते हैं तो ईज़िली दे कांट गेट जॉब्स, ईज़िली दे कांट गेट वीज़ाज़, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है इंडिया कहता है कि आप अपने वीज़ा नॉर्म्स को थोड़ा कम करिए, राइट। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यूरोपियन यूनियन इफ़ यू आर कोऑपरेटिंग, इफ़ वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, देन आपको कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करनी चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हैं। सो दैट मीन्स इट डज़ नॉट हेल्प इंडिया। देन ऑल्सो इंडिया वांट कि हमें डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योर नेशन का स्टेटस मिल जाए, सो वो भी अभी यूरोपियन यूनियन हमको दे नहीं रहा है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन ENY, अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन में एक ये है लॉ है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजिम, राइट। यहाँ पर सिटीजन्स कैन कंट्रोल देयर डेटा, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक्सेस क्या है, ये सारी चीज़ें, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना, ये लॉ है आपका यूरोप में। सो दिस अगर आप बात करें कि ओनली 13% ऑफ इंडियन कंपनीज आउटसाइड इन यूरोप विल बी एबल टू कंप्लाई विद दिस GDR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजिम, तो ये चीज़ है, राइट। दैट्स वाई इंडिया वांट्स कि हमें डेटा सिक्योर नेशन का स्टेटस मिल जाए। बट यहाँ पर ये भी चीज़ है कि अगर इंडियन कंपनीज जो है दे आर कंप्लाइंग विद दिस जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजिम जो है, जो लॉ है, देन इंडियन कंपनीज़ को कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा ओवर अदर कंट्रीज़, राइट। सो ये भी चीज़ है एक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम बात करें कि क्या दोनों कंट्रीज़ के बीच में पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ है, सो देयर आर सेवरल पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस। अगर आप बात करो यूरोपियन यूनियन की, सो इंडिया इज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस टू यूरोपियन यूनियन। क्यों? क्योंकि वी नो कि चाइना इज़ राइजिंग,
China is rising, and to counter China in the Asia Pacific, in Indo-Pacific, India is seen as a major partner, राइट. तो ये भी एक पॉइंट है. उसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है. सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते चाइना का जो प्रेजेंस है इन एशिया, इन यूरोप, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो नाउ यूरोपियन नेशन इज ऑल्सो सीकिंग इंडिया टू एनहांस देयर प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन, इन द रीजन, राइट, ताकि चाइना अकेले ना ग्रो कर पाए, राइट. वी बोथ सपोर्ट, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन मोस्टली दे सपोर्ट द आइडियाज़ ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड. सो मल्टीपोलैरिटी हमें लाने के लिए दोनों के में कन्वर्जेंस की ज़रूरत है. उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम द लीडरशिप पोजीशन, राइट. सो यहाँ पर सबको साथ में रहना पड़ेगा. ग्लोबल लीडरशिप जो है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वो कोई एक कंट्री ना डिफाइन करे, राइट. देन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं ऑन ट्रेड, ऑन सेवरल लाइक एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज में दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं. कोविड-19 के टाइम पे इट वाज रियलाइज्ड कि ओवर डिपेंडेंस ऑन अ कंट्री लाइक चाइना कैन बी वेरी थ्रेटफुल टू द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना एंड द जो भी हमारा सप्लाई चेन है उसको रेजिलिएंट बनाना, राइट, ताकि एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो सके कोई. तो उस चीज़ में भी इंडिया के साथ कोऑपरेशन इज़ अ वेरी रिक्वायर्ड थिंग. तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, राइट. एंड देन यू कैन टॉक अबाउट कि क्या वे फॉरवर्ड हो. सो वे फॉरवर्ड में यू कैन डिस्कस कि जो अभी पॉइंट्स, इश्यूज़ हमने डिस्कस किए थे उनको एड्रेस करने के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, राइट. उसके अलावा इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट देगा. यूरोपियन यूनियन को मार्केट देगा 1.25 बिलियन लोगों की, एंड ऑल्सो इंडिया को वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यूरोपियन यूनियन से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है. तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए. बट सिंस 2007 वी नो कि कोई FTA करने की कोशिश तो हो रही है, नेगोशिएशन चल रही है, बट कुछ हो नहीं पाया. तो वी नीड टू डू दैट. उसके अलावा हमने देखा था कि ट्रेड इन सर्विसेज दैट हैज़ इंक्रीज 3-fold इन लास्ट डिकेड. सो यहाँ पे सर्विसेज में इंडिया एक्सपोर्ट अच्छा करता है, इंडिया का स्कोप अच्छा है. तो यहाँ पर कोऑपरेशन का स्कोप ज़्यादा है, राइट, इंडिया के लिए भी. तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है. उसके अलावा चीपर इम्पोर्ट्स ऑफ यूरोपियन लग्जरी आइटम्स, कार्स, वाइन्स एंड ऑल, यहाँ पर आप कोऑपरेट कर सकते हैं. म्यूचुअली बैरियर्स को कम करा जा सकता है. थोड़े वो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड यूरोपियन यूनियन कम कर सकते हैं, थोड़े बैरियर्स हम भी कम कर सकते हैं, राइट. उसके अलावा कोऑपरेशन इन एरियाज़ लाइक नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वो सारी चीज़ें हम कोऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, we need to have cooperation, and for that we need a comprehensive framework, and we also need negotiations. We need high level bilateral summits to take place and कुछ concrete solution हो. so यहाँ पे आप इसके बारे में mention कर सकते हैं, राइट. सो यू हैव टू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड. आप इश्यूज़ के बारे में बात करिए. आप बात करिए कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड कहाँ पर और कोऑपरेशन का स्कोप है, राइट. एंड देन टॉक अबाउट द इश्यूज़ इन द रिलेशनशिप, एंड देन फाइनली सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड. एंड दैट्स हाउ आपका ये पूरा टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, राइट. सो दिस वॉज इट फॉर इंडिया EU रिलेशंस. थैंक यू.